नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। फ्रांस की वेबसाइट मीडिया पार्ट ने राफेल सौदे में घोटाले के नए सबूत पेश किए हैं। भारत को चीन के हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों का मुकाबला करने के लिए रूस की F-500 प्रणाली पर रशिया ने भारत को जोड़ दिया। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बियों के प्रस्ताव, लाइट टैंक और AK-203 सौदे के अनुरोध पर अच्छी प्रतिक्रियाएं भारत को मिल रही हैं। डीआरडीओ का सब ग्रुप एरो इंजन पर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है। इसके साथ साथ वो अमेरिका, फ्रांस और यूके से साथ में इंजन बनाने के सहयोग पर भी बातचीत कर रहा है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी ने कहा कि तेजी से आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है भारतीय सेना। ITBP ने पहली बार बदली अपनी रणनीति, आखिर LAC पर खुद सड़क निर्माण का लिया फैसला। एक बार फिर से राफेल डील पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल फ्रांस की जो मैगजीन है जिसका नाम मीडिया पार्ट है, उसने एक बार फिर से इस सौदे में घोटाले के बारे में जानकारी दी है। मीडिया पार्ट ने राफेल सौदे में रिश्वत के कुछ नए सबूतों का दावा किया है। बताया जा रहा है कि मीडिया पार्ट ने नकली चालान प्रकाशित किए हैं जिसमें दावा किया गया है कि इसके जरिए फ्रांसीसी विमान निर्माता डैसॉल्ट एविएशन ने बिचौलिए सुशेन गुप्ता को करीबन 7.5 मिलियन यूरो यानी कि करीबन 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया है ताकि वो भारत के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों का 59,000 करोड़ का सौदा हासिल करने में मदद कर सके। और कहा जा रहा है कि ये रकम 2007 और 2012 के बीच दी गई है। तारीख ध्यान रखना दोस्तों, 2007 और 2012 के बीच की है। साथ ही मीडिया पार्ट ने यह दावा किया है कि दस्तावेजों के मौजूदा होने के बावजूद भारतीय एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। मीडिया पार्ट ने रिपोर्ट में कहा है कि इसमें ऑफशोर कंपनियां, संदिग्ध अनुबंध और झूठे चालान शामिल है। इसके अलावा मीडिया पार्ट ने दावा किया कि अक्टूबर 2018 में CBI और ED को भी इसके बारे में पता था कि बिचौलिए को 65 करोड़ रुपए का कमीशन दिया गया। डैसॉल्ट एविएशन ने यह सब सिर्फ इसीलिए किया ताकि सौदा हासिल किया जा सके। बता दें कि मीडिया पार्ट के मुताबिक 5 महीने पहले सौदे में संदिग्ध भ्रष्टाचार और पक्षपात की जांच के लिए फ्रांसीसी न्यायाधीश को भी नियुक्त किया गया था। बताया जा रहा है कि इसमें अधिकांश भुगतान 2013 से पहले किए गए थे। बता दें कि अब मौजूदा भारत सरकार ने कहा कि वो किसी भी तरीके की डिटेल अब शेयर नहीं करेगी इस एयरक्राफ्ट की कीमत की, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट भारत को कस्टमाइज्ड वेपन के साथ मिले हैं। क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच एक गुप्त एग्रीमेंट भी हुआ है, यानी कि कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट किया गया है, जिसका रणनीतिक कारण भी है ताकि भारत के दुश्मनों को इसके बारे में पता ना चल सके। हालांकि ये जो खबर पूरी आई है वो 2013 से पहले की है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इशारा कहां से कहां जा रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों S-400 भारत आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है और अगले महीने तक ये भारत पहुंच जाएगा। लेकिन पिछले कई दिनों से आप ये देख रहे होंगे कि रशिया अब अपने नए S-500 की पेशकश भारत को कर रहा है। इसके साथ साथ वो चाइना को भी कर रहा है, लेकिन भारत के साथ वो और ज्यादा मजबूती दे रहा है S-500 को खरीदने के लिए। जिसके पीछे का कारण ये है कि भारत अगर S-500 खरीदता है तो भारत चाइना के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हो या फिर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो, उन्हें आसानी से काउंटर कर सकता है। लेकिन जो भारत ने S-400 खरीदा है उसमें 40 N6C, 48 N6 इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं जिनके साथ भारत ने S-400 खरीदा है। लेकिन S-500 में 77 N6 N1 सीरीज की मिसाइलें होंगी जिनकी रेंज करीबन 600 किलोमीटर और स्पीड होगी मैक 24 की। लेकिन अभी ये सोचने वाली बात है, फिलहाल पहले S-400 तो आने दो, उसके बाद ही हम S-500 के लिए आगे जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। देश की सुरक्षा सबसे पहले है। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि भारतीय नौसेना के P-75I के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और 2 भारतीय स्ट्रेटेजिक पार्टनर से। कहा जा रहा है कि इनकी सभी बिड्स का इवैल्यूएशन किया जाएगा, उसके बाद इस डील को जल्द से जल्द फाइनल किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी ने भारतीय सेना के लिए लाइट टैंक्स खरीदे जाने पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत इन टैंकों को अब खरीदना है और इन टैंकों की आपातकालीन खरीद के लिए बातचीत चल रही है और भारतीय सेना अपनी जरूरत के हिसाब से इन टैंकों को खरीद सकती है। इसके अलावा उन्होंने AK-203 कॉन्ट्रैक्ट पर भी कहा कि जो भी नेगोशिएशन करने थे AK-203 के बारे में वो हो चुके हैं और वो अंतिम चरण में भी हैं और लोकल प्रोडक्शन इसका जल्द से जल्द होने वाला है। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि अभी हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अनमैन्ड एयर लॉन्च एरियल व्हीकल्स के लिए। इसके अलावा दूसरे अन्य प्रोजेक्ट्स एडवांस स्टेज में चल रहे हैं जिनमें नेवल सिस्टम, एयर सिस्टम और एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन भी शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि DRDO का सब ग्रुप क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को बना रहा है एरो इंजन के लिए और इसके लिए वो US काउंटर पार्ट के साथ भी बातचीत कर रहा है। यही नहीं, इसके अलावा DRDO अन्य दूसरे वेंडर से भी बात कर रहा है जिनमें रोल्स रॉयस,
साफरान और जनरल इलेक्ट्रिक शामिल है। इसके साथ साथ स्वदेशी रूप से इंजन बनाने की क्षमता भी विकसित की जा रही है, जिसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण पर बात करते हुए सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी ने कहा कि सेना तेजी से आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना अपनी परिचालन यानी कि ऑपरेशनल जरूरतों के लिए स्वदेशी समाधान की तलाश कर रही है और उन्होंने कहा कि मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय सेना हमेशा आत्मनिर्भर भारत के नजरिए को सुविधाजनक बनाने में हमारी भूमिका के लिए आगे बढ़ेगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने पहली बार भारत चीन सीमा पर सड़कें और फुट ट्रैक बनाने का फैसला किया है। इसके लिए ITBP लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक LAC के पास अपनी विशेष इंजीनियरिंग विंग को तैनात करेगी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी इस योजना को मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि अब तक सीमावर्ती इलाकों में महत्वपूर्ण जो सड़कों का निर्माण किया जाता था वो BRO के जरिए किया जाता था और BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन ने पिछले कई सालों में ऐतिहासिक सफलताएं भी हासिल की है। ITBP के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने भारत चीन सीमा सड़क प्रोजेक्ट के फेज 2 की 32 सड़कों में से 4 के निर्माण की चुनौती अपने हाथों में ले रखी है। इसके अलावा सरकार ने जो कुल 18 फुट ट्रैक को मंजूरी दी है उसमें भी 2 का निर्माण खुद ITBP का इंजीनियरिंग विंग करेगा। उन्होंने कहा कि हिमालय के इलाकों में 3,488 किलोमीटर लंबे LAC पर लद्दाख क्षेत्र में ITBP के बॉर्डर पोस्ट को जोड़ने वाली इन सड़कों की लंबाई 1 से 2 किलोमीटर के बीच होगी, जबकि फुट ट्रैक का निर्माण अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में होना है, जिसका इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा। बता दें कि इन सड़कों और फुट ट्रैक के निर्माण की योजना बनाने और निगरानी का जिम्मा ITBP के इंजीनियर और सुपरवाइजर खुद संभालेंगे, जबकि निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किए जाने वाले मजदूरों और राजमिस्त्रियों को सरकारी मानकों के मुताबिक काम पर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार अब इस बात पर जोर दे रही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़े ताकि राशन, जवानों की तैनाती और LAC पर लॉजिस्टिक पहुंचाने में आसानी हो। अधिकारियों के मुताबिक इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कदम भी उठाया गया है। आमतौर पर ITBP का इंजीनियरिंग विंग इसके ऑपरेशन स्ट्रक्चर के निर्माण का काम देखता है, जिसमें सीमावर्ती आउटपोस्ट बनाना, आवासीय और कार्यालय भवनों का निर्माण, सोलर लाइट लगाना, पावर यूनिट स्थापित करना, वाटर हीटिंग सिस्टम की व्यवस्था, सीमा चौकी के आसपास सामरिक सुरक्षा के लिए विशेष निर्माण करना और बर्फ से ढके सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रीन हाउस और सूक्ष्म जल विद्युत जैसी परियोजना तैयार करने जैसे काम शामिल होते हैं। भारतीय वायुसेना के लिए टिप्पनीस ग्रे में लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स देखे जाने के बाद हाल ही में आर्मी लाइब्रेरी में LCH को HAL हेलीकॉप्टर डिवीजन से अपनी उड़ान लेते हुए देखा गया था। HAL ने 15 LSP यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसमें से 10 इंडियन एयरफोर्स के लिए हैं और 5 भारतीय सेना के लिए हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए LCH ZF4831 को इस साल की शुरुआत में एरो इंडिया 2021 में भी प्रदर्शित किया गया था। LCH 1A6101 भारतीय सेना को सौंपे जाने वाले 5 LCP LCH हेलीकॉप्टरों में से पहला है, जबकि HAL इन हेलीकॉप्टर्स के और प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर देख रहा है। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स को 65 LCH यानी कि 65 LCH और भारतीय सेना को 114 हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच 19 महीनों से विवाद जारी है और सभी सैन्य वार्ताएं असफल रही हैं। इस बारे में एक अधिकारी ने बताया कि PLA की कार्रवाई के जवाब में भारत ने भी अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं और भारत किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया का जवाब देने के लिए तैयार है। बता दें कि इस साल 2 बार चीन और भारत के सैनिक तनाव वाले क्षेत्रों से पीछे हटे, लेकिन अभी भी दोनों सेनाओं के करीबन 50 हजार जवान एडवांस हथियारों के साथ लद्दाख में तैनात है। पिछले हफ्ते जो अमेरिका की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा जा रहा था कि बीजिंग यानी कि चाइना विवाद को सुलझाने के लिए वार्ता करने के बावजूद भी यानी कि बातचीत करने के बावजूद भी अपने दावे को मजबूत करने के लिए विस्तारवादी रणनीति को अपना रहा है। पूर्वी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा, जो कि रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा कि ये बात अब क्लियर है कि भारत और चीन दोनों की ओर से कड़ा रुख अपना लिया गया है और 13वें दौर की सैन्य वार्ता के बाद भी दोनों देशों की तरफ से आए बयान इस बात का संकेत देते हैं कि एक आम सहमति बन पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इस विवाद को सुलझाने का कोई भी हल अब राजनीति या फिर कूटनीतिक स्तर पर मिलना संभव है। हालांकि ये निश्चित नहीं है कि इस तरह की पहल के लिए कोई देश इच्छुक है या नहीं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।